हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप इस कोरोना महामारी के समय स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम क्लास 10th के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत इतिहास विषय के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है यानी जो पहले यूनिट दे रखी है, यूनिट में आपका जो नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत आज हम हमारे लिए जो मुख्य दो टॉपिक हैं यानी जो जिन दो प्रश्नों को लेकर हम आज चलेंगे, तो मैं सबसे पहले उन प्रश्नों के बारे में बता दूं कि किन प्रश्नों को हम आज करने वाले हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। पहला प्रश्न आपका हो सकता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना का विकास किस प्रकार से किया। और दूसरा प्रश्न आपका हो सकता है जो हम नीचे डिस्कस करेंगे कि 1804 की जो नागरिक संस्था जिसे हम नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं उसके प्रावधान क्या थे। तो ये आपके दो मुख्य प्रश्न हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यह आपके चैप्टर फर्स्ट का पहला पार्ट है। इसके बाद हम दूसरा और तीसरा पार्ट भी रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले आपकी बात आती है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांसीसी क्रांति में जो राष्ट्र का विकास हुआ उससे क्या अर्थ है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो आपका फ्रांस पड़ता है वह फ्रांस आपका यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप आपका एक बहुत सारे देशों से मिलकर बना है जिसमें छोटे छोटे राज्य हैं। जो देश थे वह पहले जो वंश आधारित साम्राज्य हुआ करते थे, यानी जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, तो इस प्रकार के वे देश थे। तो इन देशों में क्या था कि ये देश इनमें वंश आधारित यानी जो राजा होते थे उनका शासन चलता था वह उससे, और उनमें निरंकुश शासन होता था। तो निरंकुश शासन जब चल रहा था तो यहाँ के लोग इस निरंकुश शासन से परेशान और तंग हो चुके थे। तो यहाँ के कुछ लोगों ने क्या सोचा कि क्यों न हम अपने लोगों को जागरूक करें और लोगों को बताएं कि यह हमारे लिए ठीक नहीं है, यह हमारे जो अधिकार हैं उनको हमें नहीं देते और हमारा यह शोषण करते हैं। तो अब यहाँ से जो फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किस प्रकार से जो फ्रांसीसी लोग थे उनमें सामूहिक भावना की पहचान किस प्रकार से जागृत की या उनमें भावना का विकास कैसे किया, तो उसके बारे में हम यहाँ से देखेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका इसमें कि 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा। यानी जो 19वीं शताब्दी थी उसके दौरान जो एक राष्ट्रवाद का दौर चला और जो राष्ट्रवाद था वो एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने क्या किया कि जो यूरोप के वंश साम्राज्य जो थे उसके स्थान पर देश और राज्य के उदय का नेतृत्व का काम किया। और इससे क्या हुआ कि जो आपके फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्रवाद का जो क्या होता है इसका मार्ग प्रशस्त किया। तो यानी इसमें जो 19वीं शताब्दी थी उसके दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा। दूसरा पॉइंट दे रखा है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति ने नई पुरानी राजशाही का आदेश पर सवाल उठाया। तो जो आपके पुरानी यानी ये कुछ गलत है, तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी, जो क्रांतिकारी थी, उन्होंने जो पुरानी जो राजशाही थी उसके जो आदेश आते थे या उसके द्वारा जो आदेश पारित होते थे उन पर उन्होंने वहां से सवाल उठाना प्रारंभ किया और लोगों ने जो एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद जो होना चाहिए उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। तो एक संयुक्त जो समुदाय था उसके रूप में राष्ट्र को उभारने के लिए जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया कि वहां के जो लोग थे उनमें पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों की भावना जागृत कर दी। यानी कि यह तुम जिस भूमि पर रहते हो यह तुम्हारी पितृभूमि है और यह तुम्हारी पितृभूमि पर अधिग्रहण करके बैठे हैं और तुम इस देश के नागरिक हो, वास्तविक नागरिक हो, यह तुम्हारी भूमि है। जैसे आज आप भारत में रहते हैं और आज कहें कि मतलब मान लीजिए कि कोई भी आपके घर में आ जाए और घर से आप कुछ दिन के लिए घर में आ जाए और फिर वह धीरे धीरे करके आपके घर पे कब्जा कर ले, तो अब आप में से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इसके लिए आवाज उठाएगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि यह तो हमारी पितृभूमि है और हम इस परिवार के सदस्य थे और ये इसने हमारे परिवार पर कहें तो अधिग्रहण कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, हम एक या दो हमारे परिवार में से ऐसी भावना का विकास करेंगे दूसरे लोगों के जिसके द्वारा वह दूसरे जो जिसने आधिपत्य कर लिया है उसके खिलाफ हम कुछ कानूनी कार्यवाही या कोई कार्यवाही कर सकें।
और इसी के दौरान जो वहाँ के लोग थे उनके अंतर्गत उन्होंने विचार दिया कि जो फ्रांस है उसका एक राष्ट्रीय जो ध्वज होगा वह नया होगा। तो और इसके बाद जो तीसरा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि यहाँ पर जो स्टेट जनरल का जो चुनाव जो होने लगा वह आपके जो सक्रिय नागरिकों के द्वारा होने लगा। और जो आपकी स्टेट जनरल थी और स्टेट जनरल का जो नाम था उसको बदलकर कर दिया गया जनरल असेंबली। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि स्टेट जनरल जो वहां की एक संस्था थी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, जनरल असेंबली। नेक्स्ट है आपका कि शहीदों का गुणगान और राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई। ये स्थितियां नहीं है, स्तुतियां। तो जो जैसे कि मान लीजिए कि अब हमारे यहाँ हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम जैसे वीर सब जो हमारे वीर सैनिक होते हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे आपने सॉन्ग सुने होंगे। तो क्या है कि वहां के जो लोग थे उन्होंने जो राष्ट्र के नाम पर उन्होंने स्तुतियां रचना शुरू कर दिया, यानी गीत बनाना शुरू कर दिए, और जो सैनिक होते हैं सैनिकों की वीरता का गुणगान करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता है कि राष्ट्रवाद की भावना प्रकट होकर लोगों के बीच में आती है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, और इससे क्या हुआ कि आपका इसने सभी जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ साथ जो केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली होती है उसकी शुरुआत की। नेक्स्ट है आपका कि आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त किया, यानी कि आप क्या मान लीजिए कि एक फ्रांस के अंतर्गत छोटे छोटे कुछ हिस्से थे, तो उन हिस्सों में एक दूसरे से व्यापार करने के लिए क्या होता था कि ये पहले यहाँ टैक्स देता था, अगर यहाँ से कोई चीज यहाँ जानी होती थी तो उसको यहाँ भी टैक्स देना होता था। तो ये क्या किया गया कि कोई आयात हो कोई निर्यात हो कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी जो अंदर यानी फ्रांस के अंदर जो भी आयात निर्यात होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, यानी टैक्स को समाप्त कर दिया गया। और नेक्स्ट है आपका कि भार मापने की व्यवस्था एक समान व्यवस्था लागू की। तो उस जगह उसमें क्या था कि कुछ जगह पर तो 1 किलो इतना होता था, यानी जो पौंड है या 1 किलो बोले तो फ्रांस में पौंड होता है, तो मान लीजिए कि 1 किलो पौंड यहाँ जो पौंड था वो इतना होता था, बाकी किसी किसी जगह पर इतना होता था। तो क्या किया गया कि उसको समान कर दिया गया, यानी सभी जगह पर यह समान रूप से इतना ही रहेगा। तो इसे कहेंगे हम कि वहां फ्रांस में भार मापने की एक व्यवस्था लागू कर दी गई। और नेक्स्ट है आपका कि जो फ्रेंच जो भाषा थी उसे राष्ट्रभाषा बना दिया गया था। क्यों, इसमें क्या कारण था कि जो उसमें जो क्षेत्रीय भाषाएं बहुत थीं, लेकिन क्योंकि राष्ट्रवाद के लिए जब लोगों में प्रेरणा जागती है तो जो कॉमन चीज होती है सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली है, जैसे हमारे देश में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है तो हिंदी के साथ हमारा लगाव ज्यादा है। तो वैसे ही जो फ्रांस में जो बोलने वाले लोगों की संख्या थी वो फ्रेंच बोलने वालों की संख्या थी, तो इसलिए जो आपकी फ्रेंच थी वहां की क्या बन गई, राष्ट्रभाषा। तो इसमें आपने ये जो प्रश्न था आपका, मैंने पहले ही बताया था कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार से विकसित की। तो यह आपका एक प्रश्न बनता है, और इस प्रश्न में जो बनेगा आपका बोर्ड के लिए उसमें आपका हो सकता है लघुत्तरीय हो या फिर लघुत्तरीय हो या आपका दीर्घोत्तरीय हो। तो आपको कोई सा भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हेडिंग्स लिखी हुई हैं और इन हेडिंग्स में आप एक एक दो दो लाइन ऐड कर सकते हैं अपने द्वारा। तो मान लीजिए कि जब यह 1 पेज का है तो आप 1-1.5 पेज और भी लिख सकते हैं एक एक दो लाइन और करके। तो सीबीएसई का रूल तो थोड़ा सा अलग होता है कि सीबीएसई में क्या होता है कि आपके सिर्फ मान लीजिए कि अगर 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है और आपने 3 या 4 हेडिंग्स लिखी हैं तो आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन हमारे यूपी बोर्ड में यहाँ नहीं होता ऐसा। मान लीजिए कि हमारा 2 मार्क्स का पेपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें हमें कम से कम 2 या 3 हेडिंग्स लिखनी पड़ेंगी, और हेडिंग्स के अंतर्गत उन हेडिंग्स के बारे में हमें थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देनी होगी। तो यह हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन था हमारा कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों को सामूहिक भावना की जो भावना थी उसको किस प्रकार से जागृत किया, यह आपका क्वेश्चन यहाँ तक एक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर क्या था कि जो फ्रांसीसी क्रांति, जब फ्रांस के लोगों में जो ये फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद क्या हुआ कि इसकी ख्याति आसपास के देशों में और बढ़ने लग गई, जर्मनी, बेल्जियम, तो इस प्रकार के देशों में पोलैंड। तो यहाँ लोगों में आपसी
होने लगा कि फ्रांस में क्रांति हुई है, तो इन लोगों ने क्या किया, और जो क्रांतिकारी थे फ्रांस के, उन्होंने भी बाहर निकलने की सोची और वे बाहर निकलने लगे। अब इनका क्या काम था, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उनका पहला जो काम था आपका, वो था कि यूरोप के अन्य राज्यों को निरंकुश जो शासन है उसे मुक्त कराना। यानी कि जो यूरोप के अन्य राज्य थे, जर्मनी, पोलैंड या आपका बेल्जियम, इस प्रकार के देशों से भी, जो जैसे इन्होंने फ्रांस से निरंकुश शासन को हटाया था, उसी प्रकार से वहां से निरंकुश शासन को हटाकर और वहां पर भी एक जनतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना था। नेक्स्ट था कि इनको मदद किसने की, तो छात्र एवं अन्य शिक्षित वर्ग ने जैकोबिन क्लबों की स्थापना की। अब क्योंकि ये तो फ्रांस के थे, लेकिन फ्रांस के क्रांतिकारी की मदद किसने की, तो जो शिक्षित वर्ग था वहां का और वहां के जो छात्र थे, उन्होंने क्या किया कि जैकोबिन जो क्लब के नाम की संस्थाएं बनाई और संस्थाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ा। इनसे क्या हुआ कि जब फ्रांसीसी के जो क्रांतिकारी थी इन देशों में आए, तो इन्होंने उनके रहन सहन और उनको रास्ते बताने का कार्य किया। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो जैकोबिन क्लब थे उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे, तो पहले छात्र और वे शिक्षित वर्ग के लोग सब शामिल थे इसमें। नेक्स्ट है कि 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड और इटली की बड़े इलाकों में घुसी। यानी जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे आपके, वह 1790 के दशक में बेल्जियम गए, नीदरलैंड और इटली गए। तो ये था कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो थे वे अपने देश के साथ साथ अन्य देशों में भी प्रवेश कर गए। नेक्स्ट है आपका जो दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने कि 1804 की नेपोलियन संहिता या फिर नागरिक संहिता के क्या प्रावधान थे, तो यह भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो इसको भी देख लीजिए। पहला है आपका इसमें कि जो नेपोलियन की जो संहिता या नागरिक संहिता जिसे बोलते हैं, यह 1804 में लागू की गई थी। पहला ही पॉइंट इसमें याद करने वाला है, और इसमें हो सकता है कि अति लघु में या बहुविकल्पी के लिए प्रश्न में आपसे पूछ भी लिया जाए कि जो नेपोलियन संहिता थी वो कब लागू हुई थी, तो 1804 में ये लागू हुई थी। नेक्स्ट है इसमें आपका कि जो इसके प्रावधान थी, उन प्रावधानों पर एक नजर डालेंगे। जो आपके मैंने यहाँ पर प्रावधान लिखे हैं इनको देख लीजिए एक बार, कि जन्म आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। यानी कि ऐसा था कि जो वंश परंपराएं होती हैं, यानी राजा का बेटा राजा ही बनेगा, यानी तो इस प्रकार की जो वंश आधारित परंपराएं थी या जन्म आधारित जो विशेषाधिकार किसी को प्राप्त थे, उनको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका कानून के समक्ष समानता की स्थापना। यानी कानून की नजर में सभी लोग बराबर कर दिए गए, कोई अमीर न कोई गरीब, सभी के लिए कानून बराबर था, सभी को न्याय प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था। संपत्ति के अधिकार सुरक्षित हो गए और सामंती व्यवस्था जो थी उसको समाप्ति की घोषणा कर दी गई। नेक्स्ट है आपका कि किसानों की भूदास्ता और जागीरदारी शुल्क समाप्त कर दिए गए। यानी जो किसान जो भूदास्ता के नाम पर और जागीरदारी के नाम पर जो शुल्क देते थे, उनको भी वहां से नेपोलियन ने उनको खत्म कर दिया। और इसके साथ साथ वहां एक क्षेत्र में जो फ्रांस था उसके क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन था। तो उन मुद्राओं के प्रचलन को कम करने के लिए नेपोलियन ने क्या किया कि एक ही मुद्रा का प्रचलन वहां पर शुरू कर दिया। यानी एक देश के अंतर्गत एक प्रकार की मुद्रा का ही प्रचलन होगा। यानी पूरे भारत में हम कहीं भी जाएंगे तो हम रुपए से कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यूरोप में भी एक मुद्रा का प्रचलन आपके नेपोलियन द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है आपका प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश। तो जो आपके नेपोलियन की जो संहिता थी, इसमें जो प्रशासनिक क्षेत्र में थे, यानी आपका मान लीजिए कि नेपोलियन तो राजा हो गया, राजा के बाद मंत्री, मंत्री के नीचे जो कार्य करने वाले लोग थे, जो प्रशासनिक पद थे, उनको उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए। क्योंकि राजा तो काम करता नहीं था, जो काम करने वाले मुख्य लोग थे, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, आज हम जिन्हें कहें कि जो डीएम, एसडीएम वगैरह जो होते हैं, वे हमारे आज के प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो राजा, राजा के बाद मंत्री और मंत्री के बाद जो अधिकारी होते थे काम करने वाले, उनकी जो कार्य करने की प्रक्रिया थी उसमें सुधार किया गया, और वे जो सुधार थे वो क्रांतिकारी सिद्धांत थे। नेक्स्ट है आपका कि यातायात एवं संचार व्यवस्था में सुधार।
यानी नेपोलियन ने क्या किया कि जो यातायात था, यानी अपना मान लीजिए कि कहीं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना है, और संचार यानी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी सुधार संभव थे उसने करने का प्रयास किया। और जो आपका यातायात था उसमें क्या, ताकि जो व्यापार करने के लिए उनको सुगमता हो गई। तो इसमें मैंने आपको 2 प्रश्न ये अभी कराए, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने उन मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें जो क्लास 10th में आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और उसके तुरंत बाद साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के लिए जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम की लिंक दूंगा, वहां पर जाकर आप इस जो मैंने अभी पढ़ाया है इसकी पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन पीडीएफ नोट्स को मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूं तो इसके लिए आप मेरे नंबर पर, मैं जो नंबर दे रहा हूं 9997072423 पर अपना नाम लिखकर मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको जो पीडीएफ नोट्स मैं यूज करता हूं आपको पढ़ाने के लिए, मैं आपके उस नंबर पर भेज दूंगा। तो अगर आपको हमारा, फिर दोबारा से कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और उन मित्रों के साथ आप जरूर शेयर करें जो आपके साथ क्लास में पढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।